देखिए अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब ने ज्वाइन किया कर रहा है तो फिर रगड़े। ठीक है, सलमान अकरम राजा साहब ने ज्वाइन किया है हमारे कानून ने। सलमान अकरम राजा साहब, आज की प्रोसीडिंग ज़ाहिर आप बगौर इसको देख रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ये मामला आपको किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है? फुल कोर्ट पे पहले ये हुआ था कि 5:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड करना था, फैसला देना था, बना रहे नहीं बना रहे। उसके बाद फिर उन्होंने प्रोसीडिंग दोबारा से शुरू कर दी और लग नहीं रहा बज़ाहिर के फुल कोर्ट की तरफ वो कोई ऐसा, जजेस के रिमार्क्स में ऐसा नज़र नहीं आ रहा। बल्कि जब एक मौके पर जस्टिस बैरिस्टर सलाउद्दीन ने फुल कोर्ट की बात की भी तो उस पर जजेस ने कहा कि आप बार बार फुल कोर्ट की बात क्यों कर रहे हैं आप? जी देखिए, अभी सूरत हाल वाज़े नहीं है। मामला यूं है कि एक फैसला है 2015 का जो 21वीं आईनी तरमीम वाला था, उसमें 17 में से 8 जज साहिबान ने आर्टिकल 63A और पार्टी हेड के हवाले से कुछ बात की है। अगरचे वो कोर्ट का फैसला नहीं है, लेकिन बहरहाल 8 सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने दस्तखत किए हुए हैं उस पर। इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि अगर उस फैसले को देखना है और उस फैसले से हटकर कोई फैसला आना है तो फिर 8 जजों से ज्यादा का बेंच होना चाहिए। और इस तनाजुर में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि फिर 9 जजों का बेंच भी हो सकता है, फुल कोर्ट की जरूरत नहीं है। इसकी ये बात अभी चल रही है। और देखिए, आज उन्होंने जो पिटिशनर हैं उनको नहीं कहा अभी तक कि वो केस के मेरिट्स पे बात करें, यानी कि जो PTI के वकला हैं उनसे अभी तफसीली बहस नहीं सुनी। इस वक्त मामला बेंच की फॉर्मेशन के हवाले से ही आगे चल रहा है, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तो शायद मुमकिन है कि फुल कोर्ट ना बने, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब कह चुकी हैं कि सितंबर से पहले फुल कोर्ट मुयस्सर नहीं होगा। लेकिन ये मुमकिन है कि 9 जजेस पर मुश्तमिल कोई लार्ज बन जाए, लेकिन जरूरी नहीं है। अभी तक बात चल रही है, लेकिन सही मानों में जो मेरिट्स हैं केस के, उन पे अभी तक बहस शुरू नहीं हुई। सलमान अकरम साहब, ये फरमाइएगा, जितना मुझे समझ में आ रहा है कि सियासी मुकदमा एक बाहर लड़ा जा रहा है कोर्ट के, तो कमरे अदालत में मुकदमा है वो स्ट्रिक्टली 63A की डेफिनेशन पे है, और वो है इन द बैकड्रॉप ऑफ प्रीवियस डिसीजंस टेकन बाय सुप्रीम कोर्ट। और जो इस वक्त लगता ये है कि अदालत के कमरे में जो इस वक्त हमारे मौजूद जजेस साहिबान हैं वो रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं कि जो रूलिंग डिप्टी स्पीकर ने दी और जो डिसीशन उन्होंने दोनों फरीक़ैन के दरमियान एक सियासी तस्फिया कराया हमजा शहबाज शरीफ साहब का जब मामला हो गया था, जबकि दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के वकला हैं वो कहते हैं नहीं, ये मामला 63A की डेफिनेशन है। एक दफ़ा आपने पार्टी हेड का इख्तियारात किए, दूसरी दफ़ा पार्लिमानी कमेटी की इख्तियारात आप ज़्यादा बता रहे हैं, सुपीरियर बता रहे हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग हमारी सही है या हम अगर गलत है तो तस्दीक फरमाइएगा। नहीं, ये ठीक है बात। देखिए, जो अदालत के अंदर हो रहा है वही अहम है। बाहर जो कुछ हुआ उसका ताल्लुक बेंच की तश्कील से है, लेकिन अदालत के अंदर तो मामला यही है कि 63A की जो वाज़े ज़ुबान है कि डायरेक्शन पार्लियामेंट्री पार्टी की होनी चाहिए, क्या किसी माजी के सुप्रीम कोर्ट फैसले ने जुबान को तब्दील कर दिया है। और जो रिमार्क्स आई हैं और जो मेरा भी शुरू से इस हवाले से मौक़िफ़ रहा है कि कोई फैसला नहीं है माजी का, और मैं खुद हिस्सा था उस केस में, मियां नवाज शरीफ का वकील था, जिसमें उनको हटाया गया था पार्टी हेड और कहा गया था कि पार्टी हेड की बहुत अहम कलीदी हैसियत है। लेकिन उस मुकदमे में भी आप देखें, अगरचे मुझे अब उस मुकदमे के हवाले से कुछ मेरे और तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं, लेकिन वहाँ भी ये नहीं कहा कि पार्टी हेड जो है वो 63A की डायरेक्शन देता है या पार्लिमानी पार्टी जो है मुकम्मल तौर पे उसके ताबे है। इसी तरह जो पहले का फैसला है 2015 का, जिसका मैंने हवाला दिया, उसमें ज़रूर एक ऐसी बात आई है, एक जुमला है कि 63A में कुल्ली इख्तियार पार्टी हेड का है। लेकिन वो मामला पार्लिमानी पार्टी और पार्टी हेड के आपस के जो ताल्लुकात हैं या आपस की जो उनकी कह लीजिए बैलेंस ऑफ पावर है, उसके हवाले से नहीं था। वो चलते चलते एक जुमला आ गया जिसको हम कानून की इस्तिलाह में ऑबिटर कहते हैं, क्योंकि उनके सामने ये तनाज़ा नहीं था। जब एक तनाज़ा ना हो लेकिन एक ऐसा जुमला आ जाए जिसका उस हवाले से कुछ बनता हो, रेलेवेंस बनता हो, तो उसको हम कानून में कहते हैं ऑबिटर डिक्टा, यानी कि ये फैसला नहीं था लेकिन एक तरह से ऑबिटर है। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के एक ऑबिटर की भी अहमियत होती है। इसीलिए आज ये बात हुई कि चूंकि 8 जजेस की जानिब से वो एक ऑब्जर्वेशन आई थी, इसलिए 8 से ज्यादा बेंच होना चाहिए। उस ऑब्जर्वेशन को अगर आपने क्लैरिफाई करना है या उसकी तस्हीह करनी है तो 8 से ज्यादा का बेंच होना चाहिए। तो क्या हम ये समझें सलमान अकरम राजा साहब कि उस नुक्ते को जो आपने अभी बयान किया
ماضی کے فیصلوں میں، اس نقطے سے جو اس وقت حکومتی اتحاد ہے وہ اس آئینی بحران کو سیاسی بحران میں تبدیل کرنا چاہ رہی ہے، یا اس نقطے کی وجہ سے ہمارے جو اس وقت معزز ججز صاحبان ہیں یا عدلیہ ہے اس کو ایک مشکل وقت میں لا رہی ہے فل کورٹ کے مطالبے سے کہ کہیں وہ فیصلہ دوبارہ ری رائٹ نہ کرنا پڑے یا ڈسمس نہ کرنا پڑے؟ دیکھیے، میں کسی کو کوئی وہ موٹیو تو نہیں ایٹریبیوٹ کروں گا کہ کسی کی منشا کیا ہے، لیکن میری نظر میں اگر 9 ممبر بینچ بھی بن جاتا ہے تو آئین کی زبان اتنی واضح ہے، یہ میری نظر میں ممکن نہیں ہوگا کہ کوئی عدالت یہ کہے گی کہ پارٹی ہیڈ جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی کے ارکان کو ڈکٹیٹ کر سکتا ہے اور ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میری نظر میں ایسا کوئی بینچ بھی نہیں کرے گا سپریم کورٹ کا، خواہ وہ 9 ممبر بینچ ہو یا فل کورٹ ہو۔ لیکن یہ ظاہر ہے معاملہ طوالت سے اس کا تعلق ہے کہ اس سے بات طویل ہو جائے گی، اور ایک صوبے میں ایک ایسا وزیر اعلیٰ اگر بیٹھا ہے جو اقلیتی وزیر اعلیٰ ہے تو یہ کوئی احسن بات نہیں ہے۔ اس حوالے سے وضاحت جلد از جلد ہونی چاہیے، اور اگر 9 جج صاحبان میسر ہیں تو یہ معاملہ 4-5 دن میں حل ہو سکتا ہے۔ فل کورٹ غالباً ضروری نہیں ہے اس کام کی۔ راجہ صاحب، یہ جو کنفیوژن ہے کہ جو ووٹس جو ہیں ان کو کاؤنٹ نہ کیا جائے، اس کے اوپر جو ایکچوئل سیاسی بحران جس کی وجہ سے کریٹ ہو رہا ہے، سو کالڈ منارکین کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں تو میسج ملا ہی نہیں، ہمیں تو یہ کنوے ہی نہیں کیا گیا تھا۔ چودھری شجاعت کیمپ کہہ رہے ہیں کنوے کر دیا گیا تھا، مگر دا فیکٹ از کہ رائٹ ناؤ ایک عجیب و غریب قسم کے اختیارات آپ کو پریزائڈنگ افسر کے دکھائی دے رہے ہیں جس نے رولنگ بھی دینی ہے۔ تو یہ کب ملنا چاہیے نوٹس، کب آگاہ ہونا چاہیے، کس کو آگاہ کرنا چاہیے، اور کب تک کوئی ڈیڈ لائن ہو جب تک آگاہ کیا جائے، یہ سارے جو ابہام ہیں ابھی بھی سوالیہ نشان ہیں، کیا وہ اسی سماعت میں یا اسی کیس کے اندر ایڈریس ہوں گے، یا از اٹ جسٹ ون پوائنٹ آف لا کہ ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ غلط تھی یا صحیح تھی؟ جی، یہاں تو اگر آئینی معاملہ طے ہو جاتا ہے کہ کیا پارٹی ہیڈ کے پاس کوئی ایسا اختیار بھی تھا کہ وہ اس طرح کا خط لکھے جس میں وہ پارلیمانی پارٹی کو ڈکٹیشن دے، یا پارلیمانی پارٹی کا اگر ایک فیصلہ ہوا ہے تو اس کو رد کرے، تو پھر وہ بات غیر اہم ہو جاتی ہے کہ خط اس نے کب لکھا، کب ملا، نہیں ملا، کیونکہ یہاں معاملہ اس کے اختیار کا ہے کہ کیا پارٹی ہیڈ کے پاس ایسا کوئی اختیار ہے کہ وہ پارلیمانی پارٹی کو ڈائریکشن دے، اور اگر اس کا جواب ہے کہ نہیں ہے تو پھر اس کا خط بالکل غیر اہم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر وہ کہا جائے ہائپوتھیٹکلی، آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ پوائنٹ آف لا کہ بھئی اس کی پوزیشن ہے، اس کا اختیار ہے پارٹی ہیڈ کا، تو پھر یہ میٹر کرے گا، پھر یہ چیزیں کھلیں گی کہ کب تک وہ ہیڈز اپ دے سکتا ہے، کب تک پارلیمانی پارٹی کو بھی ملنا چاہیے، اور کیا کنفرمیشن ہے کہ تمام اراکین آف اسمبلی کے ان کو بھی موصول ہو جائے؟ جی، اگر یہ بات مان لی جائے کہ پارٹی ہیڈ ڈکٹیشن دے سکتا ہے پارلیمانی پارٹی کے ممبران کو، تو پھر ظاہر ہے ان کے ووٹ کرنے سے پہلے یہ ڈکٹیشن آنی چاہیے تھی۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ ووٹ کرنے سے کچھ عرصہ پہلے تو آئے، نہ چاہے وہ 1 گھنٹہ پہلے ہی آئے، لیکن ان کے علم میں تو ہو کہ یہ ڈائریکشن ہے۔ یہاں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ خط صرف ڈپٹی اسپیکر صاحب کو لکھا گیا تھا، کیونکہ یہ بات ذہن ماننے کو تیار نہیں کہ اگر پی ایم ایل کیو کے ممبران کو، پرویز الہی صاحب کو یہ خط لکھا ہوتا چودھری شجاعت نے، تو وہ خاموش رہتے، اس کو چھپائے رکھتے۔ انہوں نے یقیناً احتجاج کرنا تھا، اس حوالے سے اپنا کوئی موقف ظاہر کرنا تھا۔ نظر یہی آیا کہ وہ خود ہکا بکا رہ گئے جب دوست محمد صاحب نے اپنی شیروانی میں سے ایک خط نکالا اور اس کو لہرا دیا۔ تو یہ بات ہے کہ میری نظر میں یہ بات خیر اہم ہے، کیونکہ اگر پارٹی ہیڈ کا یہ اختیار ہی نہیں ہے تو پھر اس کا خط لکھنا نہ لکھنا بے معنی ہے۔ لیکن سلمان، میں آپ کو اسی فیصلے پہ لے کے جا رہا ہوں جہاں جو وہ بھی دوسری سائڈ کوٹ کر رہی ہے، وہ نواز شریف صاحب کا ڈسکوالیفیکیشن ایز پارٹی پریزیڈنٹ، اس میں بڑا فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ پارٹی ہیڈ کا جون سا ہے وہ پرفارم کرتا ہے ملٹیفیریس فنکشنز ڈائریکٹ نیکسس ود دا پروسیس آف الیکشن پارلیمنٹ اینڈ ٹو میٹرز ریلیٹنگ ٹو دی افیئرز آف پولیٹیکل پارٹیز ہیونگ پارلیمنٹری پریزنس۔ پھر یہ بھی کہا گیا ہے پیوٹل ہے، سب کچھ ہے۔ تو اگر وہ پارلیمنٹری افیئرز اس میں خود اس فیصلے میں، اور یہ 2 جج صاحبان اس میں تھے، بندیال صاحب بھی تھے، اعجاز الحسن صاحب بھی تھے، انہوں نے خود کہا کہ پارٹی پریزیڈنٹ پارلیمنٹری افیئرز آف دیٹ پارٹی پہ ڈائریکٹ اس کا وہ امپیکٹ ہے اور سب کچھ ہے، اسی وجہ سے 62-63 اپلائی ہوتا ہے۔ تو پھر یا وہ فیصلہ غلط تھا جب آپ نے اس بیسس پہ ہٹایا؟ دیکھیں، وہ فیصلہ تو متنازع ہے، اپنی جگہ اس پہ علیحدہ سے بحث ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیں گے تو نئی وکیل ہوں رضیہ نواز شریف کا اس مقدمے میں جس کا آپ حوالہ دے رہی ہیں، لیکن
उस मुकदमे में भी उन्होंने उमूमी बात तो की कि बड़ा लिंच पिन है, बहुत अहम होता है पार्टी हेड। ये नहीं कहा उन्होंने कि 63A में वो डिक्टेशन देने का मजाज है। देखिए, पार्लिमानी अफेयर्स पे तो जाहिर है एक कायद जो पार्टी हेड नहीं भी है वो भी असरअंदाज होता है, उसकी एक अहमियत होती है, उसका एक स्टेचर होता है। लेकिन अब बात हो रही है खालिस्तन कानूनी और आईनी, क्या वो एक ऐसा खत या ऐसी हिदायत दे सकता है जिससे वो सब पाबंद हो जाएं और उस हिदायत वहां पे इस जुमले का क्या मतलब है लीगली, जब लिखते हैं कि प्रेसिडेंट जो पार्टी हेड है, ही हैज अ सेंट्रल रोल इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज बाय द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। वोटिंग क्या सेंट्रल रोल नहीं है पार्लियामेंट का? अगर सेंट्रल रोल पार्टी हेड का है तो फिर वोटिंग तो उसमें सेंट्रल ही होगी। नहीं, देखें, हमारा आइन ये कहता है कि 63A में सिर्फ 4 मामलात का जिक्र है, उनके अलावा बाकी तमाम मामलात में जो मेंबर पार्लियामेंट हैं वो मुकम्मल तौर पे आज़ाद हैं, जिस तरह चाहें वो वोट करें। लेकिन यहाँ पे भी जो मेंबर होते हैं वो अपनी पार्टी के मुताबिक ही वोट करते हैं। ये एक सियासी हकीकत होती है। जो जिस चीज़ का यहाँ अयादा किया जा रहा है या जिक्र किया जा रहा है वो एक सियासी हकीकत है कि एक पार्लिमानी लीडर या एक पार्टी लीडर जो है उसकी ज़ाहिर एक सियासी वक़्त और अहमियत होती है और लोग उसकी राय को एहतराम से देखते हैं, इसलिए उसका खुद एक सादिक और अमीन होना, ये अदालत ने कहा। ये बताइए, पार्लियामेंट्री लीडर की जो सी इंटीमेशन है वो पार्टी हेड की तरफ से जाती है टू द स्पीकर और द चेयरमैन सेनेट, और व्हाटएवर द केस में भी वो इंटीमेशन किसकी तरफ से जाती है कि फलाना मेरा पार्लियामेंट्री हेड होगा इस पार्टी का? वैसे अब पार्लियामेंट्री हेड की तो कोई अहमियत रही नहीं है। 18वीं तरमीम से पहले जो रेफरेंस थी 63A की वो पार्लिमानी लीडर भेजता था। 18वीं तरमीम ने पार्लिमानी लीडर की बजाय उसको पार्टी हेड कह दिया। लिहाजा अब पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर की कोई आईनी अहमियत है ही नहीं, इसलिए ये डिबेट जो है वो हर पार्टी फिर तो पार्टी हेड ही हुआ ना सेंट्रल बंदा। अगर पार्लियामेंट्री लीडर की अहमियत नहीं है तो फिर किसकी है? नहीं, पार्लियामेंट्री पार्टी बहरहाल रहती है। पार्लियामेंट्री पार्टी अपने रूल्स बना सकती है कि हमने कैसे मिलना है, मीटिंग करनी है, हमारे फैसले कैसे होने हैं, और अगर नहीं है तो जो एक कॉमन सेंस तरीका होता है कि जहां भी कोई गिरोह है और उसने फैसला करना है तो अक्सरियत का फैसला उस गिरोह का फैसला माना जाएगा। तो कॉमन सेंस तो हमारे यहाँ यही है कि पार्टी हेड, या आज उन्होंने कहा भी चीफ जस्टिस साहब ने कि जो सी पार्टी लीडर की आमरियत है इसको हम खत्म करना चाहते हैं। तो फिर अगर वो पार्टी लीडर की वहां बात वोटिंग पे नहीं चल रही, क्रिटिकल 3 वोट्स पे, तो फिर आमरियत किस बात की हुई? नहीं, वो यही तो कह रहे हैं कि आप तकाजा आमरियत का कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो आपकी इंटरप्रिटेशन है उसको मान लिया जाए तो उससे पार्टी हेड की आमरियत पैदा हो जाएगी और जो लोगों के मुंतखब शुदा मेंबरान पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं वो बिल्कुल मफलूज हो जाएंगे, ये वो कह रहे हैं। जो तो मानना पड़ेगा पार्टी में से सीएम का कैंडिडेट कौन होगा, इसका फैसला कौन करता है? पार्लिमानी पार्टी करती है या पार्टी हेड करता है कि कौन हमारी पार्टी में से सीएम का कैंडिडेट होगा? कैंडिडेचर कौन डिसाइड करता है? देखिए, टेक्निकली तो ये मामला पार्लिमानी पार्टी को करना होता है, लेकिन सियासी तौर पे जाहिर है जब एक इमरान खान या मियां नवाज शरीफ कह दें कि फलां शख्स हमारा कैंडिडेट है तो सब मान जाते हैं। लेकिन कानूनी बात मुख्तलिफ है, सियासी बात मुख्तलिफ है। ये जो लेटर पे रिलाई कर रहे हैं, जो ये असद उमर का लेटर शो कर रहे हैं दूसरी साइड, उसमें फिर असद उमर ने भी पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से वो लेटर क्यों नहीं किया? उसमें उन्होंने चेयरमैन का क्यों कहा कि चेयरमैन ने कहा है कि इस तरह आपने वोट करना वरना ये होगा वो होगा? फिर वहां पे पार्लियामेंट्री पार्टी का लेटर नहीं था। बिल्कुल वो लेटर गलत है और मैं इलेक्शन कमीशन में ये पीटीआई मुनहरिफीन की तरफ से पेश हुआ था और मैंने यही बहस की थी कि असद उमर साहब का ये लेटर बेमानी लेटर है, इसको नहीं समझा जा सकता 63A के तहत पार्लियामेंट्री पार्टी की हिदायत। लेकिन उसके जवाब में पीटीआई की तरफ से मैं अर्ज कर दूं, जरा देखिए हुआ क्या था। उसके जवाब में पीटीआई ने माना इस मौक़िफ़ को कि जी पार्टी हेड का कोई इख्तियार नहीं है, ये पार्लियामेंट्री पार्टी का इख्तियार होता है। और असद उमर साहब ने जो इमरान खान साहब का हवाला दे के लेटर जारी किया है वो दर हकीकत पार्लिमानी पार्टी की जो हिदायत थी उसको कन्वे कर रहे थे। और उन्होंने मिनट्स फाइल किए फिर कि 1 अप्रैल को और 5 अप्रैल को 2 मीटिंग्स हुई पार्लिमानी पार्टी की और इन मीटिंग्स में ये फैसला हुआ, लिहाजा ये लेटर उन मीटिंग्स के फैसले के मुताबिक है। इसलिए इसको ये समझा जाए कि ये पार्लिमानी पार्टी की जो मंशा है
उसको कन्वे कर रहा है। अच्छा, ये मुकदमा लड़ा गया था इलेक्शन कमीशन के सामने। सलमान साहब, अभी मैं सुन रही थी शहरी रहमान साहिबा को, और वो अपनी जो आर्ग्यूमेंट्स वो पेश करने जा रहे हैं उसमें वो ये कह रही थी कि पार्लिमानी पार्टी का जो हेड है वो ही अपॉइंट करता है पार्लिमानी पार्टी का जो लीडर है, सो मच सो कि उसका अगर सिग्नेचर ना हो, हेड का सिग्नेचर ना हो, और जब तक वो रेलेवेंट असेंबली में ना जाए तो मेरी कोई हैसियत नहीं है। वो अपनी बात कर रही थी उसमें। तो ये उनकी तरफ से जो है ये आर्ग्यूमेंट है कि अगर वो आर्ग्यूमेंट है, देखिए ना, यहाँ तो इशू है ही नहीं कि पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर कैसे अपॉइंट होता है। यहाँ इशू ये है कि जो मेंबर हैं पार्लियामेंट्री पार्टी के, उनकी डायरेक्शन का क्या मतलब है। कॉन्स्टिट्यूशन कहती है डायरेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी। तो पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर, चले मान लेते हैं कि पार्टी हेड अपॉइंट करता है पार्लिमानी पार्टी का लीडर, लेकिन ये बात तो रेलेवेंट ही नहीं है पार्लियामेंट्री पार्टी, यानी मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स इन पार्लियामेंट्री पार्टी वो डिसाइड करते हैं, सर, उनकी राय अहमियत रखती है। एक बोन ऑफ कंटेंशन ये भी है कि 25 MPs को जो अनसीट किया है, वो कहते हैं कि 63A की डेफिनेशन जो हमारी रिस्पेक्टेड अदलिया है उसने एक रीराइट किया है कॉन्स्टिट्यूशन को। जब पहले 63A के मुताबिक डिस्क्वालिफिकेशन के तहत आप वोट काउंट कर सकते हैं, लेकिन वोट काउंट के बाद आप अनसीट होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट डिसीजन में अकॉर्डिंग टू दी जो अपोजिशन अलायंस है इस वक्त, रूलिंग अलायंस, उनके वकला का मानना है कि आप ये दो सजाएं एक जुर्म के कैसे दे सकते हैं। बिल्कुल जी, मुझे इत्तेफाक है इससे कि ये जो फैसला आया था 63A के हवाले से कि वोट काउंट ही नहीं होगा सिरे से, मेरी नज़र में मैं इस फैसले से इत्तेफाक नहीं करता। वसत एहतराम, ये आइन की मंशा नहीं थी। आइन में यही है कि अगर वोट करोगे और वोट तुम्हारा गिना जाएगा, लेकिन तुम्हें फिर ये सामना करना पड़ेगा डीसीटिंग का, और वो भी सवाल है पार्टी हेड की कि रेफरेंस भेजे या ना भेजे। इसलिए ये बिल्कुल उस फैसले में मैं समझता हूँ बहुत मुश्किलात हैं आइन के हवाले से। उस फैसले में जो कुछ कहा है वो मैं समझता हूँ अक्सरियत इस मुल्क के जो वकला की है उसको दुरुस्त नहीं समझ। अच्छा राजा साहब, ये बात बताइएगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की काबीना के अहम मेंबर्स ने इंक्लूडिंग लॉ मिनिस्टर आपके आके ये कहा, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी, कि हम बॉयकॉट कर देंगे अगर ये 3 रुकनी बेंच ही रहा और फुल कोर्ट ना बनाया गया। ऐसा तो अब चले होगा नहीं होगा, देख लेते हैं या लार्जर बेंच बनेगा कि नहीं बनेगा, मगर आपको लगता है कि आप कह रहे हैं इनसाइड द कोर्ट एक मुख्तलिफ वो होता है, आपको लगता है ये बातें अदालत को माइंड नहीं करनी चाहिए, इस तरह का बयान? उसके बाद सुबह को मरियम साहिबा का कहना कि आवाम पर टूटने वाला कहर जजेस के फैसलों की वजह से है, मैच फिक्सिंग भी की तरह बेंच फिक्सिंग भी कबूल नहीं है, या जब पटिशन आती है पहले से इल्म होता जाता है कि बेंच कौन सा बनेगा। ये सारी चीजें अब अपने बड़े दिल के उसमें ओवरलुक कर जाएगी अदालत, या करना भी चाहिए कि नहीं? तो मेरी जाती राय ये है कि बड़े दिल से ये सब कुछ को देखना चाहिए। मुल्क में एक बहुत अहम बुनियादी आईनी गुफ्तगू हो रही है, अदलिया भी उस गुफ्तगू में शामिल है और अदलिया के हवाले से भी गुफ्तगू हो रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जुबान जो है वो टेम्परेट होनी चाहिए, मुतदिल होनी चाहिए, लेकिन हर रोज अगर आप तौहीन अदालत के नोटिस देंगे और लोगों को करेंगे तो और कोई काम होगा नहीं। मगर राजा साहब, पता कलामी माफ, आप देखें, एक बात होती है फैसलों पे तंकीद। अगर कल को जिस तरह हमने एक और इदारे का देखा कि पैनफ्लेक्स और पोस्टर्स बन के अवाम में आ रहे थे, कल को अगर हमारे मोहतरम जज साहिबान के इस तरह के पोस्टर्स और ढांचे बना के लोग लाना शुरू कर गए तो ये मुल्क कहाँ जाएगा फिर? क्या एक भी इदारा ऐसा नहीं इस मुल्क में रहना चाहिए जिसके वकार के ऊपर या क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल ना उठे एज अ फाइनल आर्बिट्रेटर? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन यही हमें एक रेड लाइन तो ड्रॉ करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। वो रेड लाइन क्या है? बड़ा दिल दिखाते जाएंगे तो रेड लाइन कहाँ दिखेगी, चाहे वो पीटीआई हो या पीएमएलएन हो या पीपीपी हो, जो भी ये लाइन क्रॉस करे। ओके जी, बिल्कुल एक रेड लाइन होनी चाहिए, लेकिन वो क्या होगी वो मैं समझता हूँ एक बहस जो माशरे में है वही तय करेगी कि रेड लाइन क्या है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया। नाज़रीन, यहाँ वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।